बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया में जारी है और आज इंग्लैंड और यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर हॉलैंड का मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 339 रन स्कोर किए और 340 रन का टारगेट दिया है हॉलैंड को इस मैच में जीतने के लिए। अगर ओवरऑल देखें तो इंग्लैंड की पोजीशन इस टूर्नामेंट में बड़ी वीक दिखाई दी है। उनके बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दिफाई चैंपियन है इंग्लैंड की टीम, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक कामयाबी उनकी समेटते हुए उनकी टीम नज़र नहीं आ रही है। गो के ये कहा जा रहा था कि फाइनल 4 में जो है इंग्लैंड की टीम ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया और टूर्नामेंट में सबसे नीचे नंबर पर इस वक्त इंग्लैंड की टीम मौजूद है। और साथ साथ अगर बात करें इस टूर्नामेंट की चार्मिंग के हवाले से तो बड़ा दिलचस्प मैचेस इस टूर्नामेंट में जो खेले जा रहे हैं। कल भी बड़ा दिलचस्प मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, जहां हमने देखा कि एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया मैक्सवेल ने, और जिन्होंने ज़बरदस्त 201 रन की इनिंग खेली और 128 बॉल्स पर, और जिस किस्म की इनिंग थी यकीनन वो खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ पर उनके खिलाड़ी भी मौजूद थे। साथ साथ शायकीन क्रिकेट ने भी उनको उनकी बैटिंग पर भरपूर तौर पर दाद देते हुए नजर आया। और जिस किस्म की हमने बात की थी अफगानिस्तान की इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी के हवाले से, तो कल वही कुछ है होता हुआ दिखाई दे रहा था। एक और अपसेट शायद नज़र आ रहा था, लेकिन मैक्सवेल ने वो अपसेट ख़त्म कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को फतह अपनी झोली में डाल दी। जहाँ पर हम देख रहे थे कि 91 रन में 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, और उसके बाद ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच है शायद हार जाएगा, लेकिन मैक्सवेल की तारीखी इनिंग ने जो है बहुत कुछ बदल दिया। कल बहुत से रिकॉर्ड मैक्सवेल ने अपने नाम किए। नंबर 6 पोजीशन पर आकर वो दुनिया के पहले बैटर्स भी बन गए जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। साथ साथ अगर हम देखें तो जिस नंबर पर 8वें नंबर पर ये पार्टनरशिप हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कल के मैच के लिए। यहाँ पर उन्होंने जो इस पार्टनरशिप में बाकायदा तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आईसीसी रैंकिंग भी जो है जारी कर दी गई है, जिसमें बाबर आजम 2.5 साल तक जो है नंबर 1 पोजीशन पे थे, लेकिन वो हमने देखा कि भारत के शमन गुल ने वो पोजीशन छीन ली है। अब दूसरे नंबर पे बाबर आजम चले गए हैं, तकरीबन 2.5 साल तक इस पोजीशन पर वो फाइज थे। फिर पिछले हफ्ते शाहीन शाह जो आईसीसी रैंकिंग ने बॉलिंग की रैंकिंग जारी की थी, बैटर्स की रैंकिंग जारी की थी, शाहीन शाह आफरीदी नंबर 1 पोजीशन पर फाइज थे, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी भी अब 5वीं पोजीशन पर चले गए। जो आईसीसी ने ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की है उसमें पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स अब पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस पर आईसीसी नंबर 1 पोजीशन पर अगर हम बात कर लें तो जिस तरह शमीन गुल पहली पोजीशन पर भारत के, उसी तरह मोहम्मद सिराज है जो भारत के फास्ट बॉलर हैं, वो भी नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए हैं। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी से उन्होंने नंबर 1 पोजीशन छीनी है। इन सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, कल के मैच के हवाले पे बात करेंगे, आज जो मैच खेला जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे, बाबर आजम की 2.5 साल की कारकर्दगी पर और फिर नंबर 1 पोजीशन छीनने पे बात करेंगे, और साथ साथ सिराज ने जो नंबर 1 पोजीशन हासिल की मोहम्मद सिराज ने, उस हवाले से भी बात करेंगे, और साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी और फिर पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल में पहुंचने की राह कितनी हमवार हो चुकी है, उस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और हमारे विनर्स टीम के हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, कल एक तारीखी इनिंग देखने में आई है और जिस किस्म की इनिंग उन्होंने कल खेली है मैक्सवेल ने, आप समझते हैं कि एक फतह शायद अफगानिस्तान की झोली में आ रही थी, लेकिन शायद सब कुछ बदल दिया कल मैक्सवेल की इनिंग ने और अनफिट होकर भी उन्होंने फतह दिला दी कल ऑस्ट्रेलिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखिए, कल की जो परफॉर्मेंस है मैक्सवेल की, मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट की तारीख में ऐसे बड़े कम वाक़यात होते हैं जब कोई प्लेयर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है, फिर वो तारीख का हिस्सा हो जाता है। जैसे ब्रेडमैन का नाम सुना है, और मतलब डेनिस लिली, हमारे खुद एशियन ब्रेडमैन, फिर अपने हनीफ मोहम्मद, लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, इसी तरह के बेशुमार हैं। मतलब ये कि ब्रायन लारा का भी नाम आप ले सकते हैं और क्रिस गिल का भी नाम ले सकते हैं। तो ये मतलब एक बड़ी मार्कतुल आरा बात रही। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये 14 अक्टूबर 1988 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए थे, और इनका पूरा नाम जो है वो है ग्लेन जेम्स मैक्सवेल, और ये अब इस वक्त जो है 35 साल और तकरीबन 25 दिन के ये हो गए हैं। और ये आप देखें कि 201 रन बनाए उन्होंने 128 गेंदों पे, और उसमें 10 छक्के, और ये मामूली बात नहीं होती, 10 छक्के और 21 चौके उन्होंने लगाए। और अब उनके छक्कों की तादाद जो है वो हो गई है 36 मैचों में उन्होंने जो है 150 छक्के लगाए, जो एक बड़ी मैं समझता हूँ कि तारीख साज बात है। इसी तरह
373 उन्होंने चौके लगाए और इनका जो ओडीआई डेब्यू था वो 25 अगस्त 2012 को हुआ था। इत्तेफाक से वो खेला भी इन्होंने अफगानिस्तान के ही खिलाफ था अपने जेम्स बिल ने। तो मैं ये समझता हूँ कि कल की उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की जो राह है वो भी किसी हद तक हमवार हुई है। और जैसे कि आपने खुद कहा कि मतलब 91 रन पे एक मौके पे 7 खिलाड़ियों का आउट हो जाना और उसके बाद जो है फिर आप जो है स्कोर 291 तक लेके जाना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही, आप देखें कि उन्होंने मतलब फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया, ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने चौके और छक्के लगाए, बहुत ही अट्रैक्टिव उन्होंने क्रिकेट खेली। एक मतलब जो मॉडर्न क्रिकेट जो हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि मॉडर्न जो एरा है उसमें इस तरह की क्रिकेट की ज़रूरत है। और उनकी जो सबसे अच्छी बात नज़र आई कि वो कंटिन्यू न सिर्फ खेलते रहे, स्ट्रोक भी मारते रहे, छक्के भी मारते रहे, लेकिन उनका फिटनेस का जो लेवल था वो हमें कहीं भी मतलब उससे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि किसी भी लम्हे वो ऐसा महसूस हो कि उनमें कोई कमज़ोरी आ गई हो। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं अगर वो 2-4 रन बना लेते हैं, 1-2 छक्के लगा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा स्टे करते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने जो है मतलब किसी भी मौके पर ये नहीं जाहिर होने दिया कि उनको कोई किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है या वो ये रन्स नहीं बना लेकिन वो सके। तकलीफ में मुब्तला तो जरूर थे, लेकिन इनिंग अपनी जारी रखा उन्होंने। और जिस किस्म की कल बैटिंग कर रहे थे, जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो उसके बाद ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी इनिंग जारी नहीं रख सकेंगे, इतनी उनको तकलीफ महसूस शुरू हो गई थी। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग उस तकलीफ में भी, और उनका भरपूर तौर पर साथ दिया ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने 12 रन स्कोर किए लेकिन 68 बॉलों का सामना जरूर किया था कल। देखें यही तो एक कॉम्बिनेशन होता है, ये अंडरस्टैंडिंग कहलाती है। जो मतलब खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल लीग, एक तो फिजिकल फिट होते हैं, फिर उनका जो प्रोफेशनल अप्रोच होती है वो अप टू द मार्क होती है। एक खिलाड़ी का सिर्फ 12 रन बनाना और इतनी ज़्यादा गेंदें खेलने का मतलब ये है कि उसने मतलब इस्तिकामत का मुजाहरा किया, अपने उस साथी का साथ दिया जो मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जो है मतलब ये उसी तरह की क्रिकेट है जिस तरह से रविंद्रा खेल रहे थे, या इससे पहले जो एक और बैट्समैन उन्होंने जो है सेंचुरी की थी, फिर मतलब डेविड वार्नर जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से फ़खर जमान ने इनिंग्स खेली थी। तो अब ये इसी तरह की क्रिकेट है और मैं ये समझता हूँ ये सहम सहम के अपनी क्रीज पे रह के खेलने वाले दिन नहीं है क्रिकेट के। अब तो आपको क्रीज से बाहर निकल के आपको खेलेंगे, और जब तक आप बॉलर्स पे प्रेशर कायम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जो है रन्स नहीं बना सकते। हमारे साथ मजबूरी ये है कि शुरू के ओवर हम इतना मोहतात होकर खेलते हैं, इतना सहम सहम के और अपनी मतलब क्रीज के अंदर रह के खेलते हैं कि फिर जो है बॉलर्स हम पे हावी हो जाते हैं और हम जो है बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाते हैं। बल्कि होना ये चाहिए जिस तरह से आजकल इंडिया खेल रहा है, जनूबी अफ्रीका खेल रहा है, कि आपने शुरू के ओवर में वो काम करना है जो आप बाद में बचा के रखते हैं। तो बाद में बचा के रखने की जरूरत नहीं है। अगर शुरू के ओवर्स में आपने क्रीज से बाहर निकल के 2-4 अच्छे स्ट्रोक खेल दिए, अपने कदमों का सही इस्तेमाल किया, अपने फुटवर्क का सही इस्तेमाल किया, तो वो फिर आपकी जीत है। और मैक्सवेल ने जो कल इनिंग्स के लिए वो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि यकीनन वो तकलीफ तो जब बैट्समैन इतनी लंबी इनिंग्स खेलते हैं और इतने छक्के चौके मारते हैं तकलीफ होती है। आपने देखा कि इसी तरह रिजवान भी मतलब उनको भी क्रैम्प पड़ रहे थे जब वो खेल रहे थे, लेकिन वो भी इस्तेकामत के साथ खेलते रहे। इसी तरह आप देखें फ़खर जमान गो के हमें बज़ाहिर उनका ऐसा नज़र नहीं आया कि उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन उन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली। लेकिन ये जो 201 रन है ये तो बहरहाल 128 गेंदों पे इन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी। न सिर्फ तारीख रकम की है बल्कि जो सबसे अच्छा काम हुआ है पाकिस्तान के लिए, मतलब ये एक चीज़ अच्छी हो गई कि जिस तरह से उन्होंने कल फतह हासिल की, तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ होती हुई, राह हमवार होती हुई, क्योंकि तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है सेमीफाइनल के लिए। तो अब एक टीम का इंतखाब होना है, अब वो कौन सी टीम होगी इसका फैसला चंद दिनों में ज़रूर हो जाएगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, एक हफ्ते के दौरान 2 बड़ी इनिंग्स अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में नज़र आई है। फ़खर जमान की आउटस्टैंडिंग इनिंग आपने देखा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, और कल फिर मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली है, जिस नंबर पर आकर उन्होंने खेला है, जिस तकलीफ़ में उन्होंने इस मैच को खेल कर फतह दिलाई। आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपना मोराल कभी भी डाउन होने नहीं देता। 7 विकेटें ज़रूर गिर गई थी 91 रन पर, लेकिन भरपूर तौर पर कप्तान ने सपोर्ट किया एक ऐसे बैटर्स को, और ऐसी याद ताज़ा कर दी कल जिस किस्म के वो शॉट्स खेल रहे थे। मुझे अब्दुल रज़ाक याद आ गए, वो नीचे के बॉल को किस किस्म के शॉट्स उठाकर बाउंड्री के बाहर खेला करते थे। कल सब कुछ अब्दुल रज़ाक की झलक नज़र आ रही थी मैक्सवेल के अंदर। बहुत शुक्रिया मन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कल जैसे मैक्सवेल खेल रहा था,
शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि आज अब्दुल रज़ाक जो है ना वो याद आ गए, लेकिन मैक्सवेल की जो इनिंग्स है और फ़खर जमान की जो इनिंग्स है वो इस वर्ल्ड कप की बेहतरीन इनिंग्स में से एक याद, मतलब किसी को भी आप बड़ा नहीं कह सकते। मैक्सवेल ने तो आउटस्टैंडिंग खेल दी, इसी तरीके से फ़खर जमान ने खेल दी, और मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली है और 100 करने के बाद उसके बाद उनको क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्तकामत और हिम्मत का मुजाहरा किया और फिर ऑस्ट्रेलिया की नैया पार लगाते लगाते हमें भी जो है ना उस दौड़ में शामिल रहने दिया, नहीं तो हमारे लिए आगे चल के और भी बहुत सारी मुश्किलात आ सकती थी। लेकिन मैक्सवेल के इनिंग्स को आप हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरीके से हम यहाँ बैठ के, हमारे दोस्त यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया पे इतनी तनकीद कर रहे थे शुरू के मैचेस में कि ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही, जिस तरह इंग्लैंड की टीम है, यही तनकीद हम यहाँ बैठ कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि भाई नहीं, हम कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह के देखे, कल उसने मैच जीतने के बाद नंबर 3 पर वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर आ गई, एक ही पोजीशन बची है। और कल की मैक्सवेल के इनिंग्स में जो पैट कमिंस का जो किरदार है ना, उसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहते ना रन बॉल खेलना, उन्होंने ओवर के हिसाब से हर ओवर में 1 रन, तकरीबन 11 ओवर 2 बॉलें खेलें और 12 रन बनाए, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त साथ दिया। उसके साथ साथ हमने देखा कि कल बहुत से रिकॉर्ड से बने हैं। जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहे थे, जिस नंबर पर वो चेज हो रहा था, ऐसा लगता था कि सब कुछ कल ऑस्ट्रेलिया के हक में जा रहा था। बिल्कुल मोहन भाई, ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं जा रहा था। जब उनके 7 प्लेयर आउट हो गए थे तो लग यही रहा था, जब प्रेडिक्शन जो वहां दिखा रहे थे विनिंग, तो वो ऐसा था कि 10 और 90, 11, 89 इस तरीके से चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, आप स्लेजिंग करें, सब कुछ करें, ये पार्ट ऑफ गेम होता है। लेकिन अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो मकसद खेल के से हटकर इतनी स्लेजिंग करने लग पड़े। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके से वो मकसद कहते ना, गरूर तकबर, ये चीजें किसी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये चीजें मुझे लगता है 7 प्लेयर्स के बाद जब मैक्सवेल ने आके उनकी जो लाठी चार्ज किया है और वो किसी बॉलर को खातर में नहीं लाया, तो ये सारी चीजों का जवाब मेरे ख्याल अफगानिस्तान के प्लेयर्स को भी और अफगानिस्तान के जो हमायती हैं उनको भी ग्राउंड में मिल गया। और सबने देखा कि किस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता, पेशेंट कोई करने वाला प्रेडिक्टर वो परेशान हो गया कि भाई 91 पे जब आपके 7 प्लेयर आउट हो गए, तकरीबन आखिरी बैट्समैन था मैक्सवेल, उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं था। लेकिन देखिए मैक्सवेल को जो हिम्मत बंधाई है पैट कमिंस ने, और उसने आउट क्लास कर दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। वर्ल्ड कप में सबसे पहली डबल सेंचुरी जो बन गई वो भी मैक्सवेल के नाम चली गई, और फिर उस विकेट पर जाकर टारगेट चेस करना और फिर बॉलों का बच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। चलें, अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे आप जावेद साहब, थोड़ी सी बात कर लें। तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजार दिया बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग पे बैटिंग पर, और उन्होंने पहला नंबर नहीं छोड़ा था। लेकिन अब क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से ऐसा सूरत हाल पेश हो गई थी, ऐसा लगता था कि पोजीशन ख़तरे में ज़रूर पड़ती दिखाई दे रही, और यही कुछ हुआ। आईसीसी नंबर 1 पोजीशन पर शुभमन गिल और भारत के नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गए हैं। साथ साथ जहां पर हमने बात की थी कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से कि शाहिनशाह आफरीदी भी नंबर 1 पोजीशन पर फाइज थे, वो भी अपनी पोजीशन से 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं आईसीसी रैंकिंग पे, और मोहम्मद सिराज नंबर 1 पोजीशन पे हैं। फिर ऑलराउंडर्स की अगर बात कर लें, जो रैंकिंग आईसीसी ने दी है उसमें साकिब अल हसन नंबर 1 पोजीशन पर हैं। इस पर भी बात करेंगे आज, इन तीनों प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे। रियाज साहब क्या कहेंगे, 2.5 साल का एक अरसा, तवील अरसा होता है कि नंबर 1 पोजीशन पर बाबर आजम फाइज रहे। आप समझते हैं कि क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी मैचेस भारत के भी बाकी हैं, पाकिस्तान के भी मैचेस हैं, पॉइंट्स का फ़र्क सिर्फ 6 का है, आप समझ रहे हैं कि शुभमन गिल अगर फेल होते हैं तो एक दफ़ा फिर है बाबर आजम उन पर सबकत ले जाएंगे? शहजाद देखें, जब भी कोई आईसीसी से किसी को नंबर 1 पोजीशन मिलती है तो उसकी अपनी एक अहमियत भी होती है, उसका एक इम्पैक्ट भी आता है, और उसका जो मतलब उसकी वजह से खिलाड़ियों का एतमाद जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। न सिर्फ खिलाड़ियों का एतमाद ज़्यादा बेहतर होता है, बल्कि जो कंसर्न बोर्ड होता है उसके लिए भी मतलब ये चीज़ बड़ी मतलब प्लस पॉइंट होता है कि उनके मुल्क का खिलाड़ी जो है वो नंबर 1 है। तो इससे मतलब ये कि वो जो है आईसीसी में उनका कद जो है ऊंचा होता है। जब वो बात करते हैं तो एतमाद के साथ करते हैं, अपने इशूज़ जो हैं उनको बेहतर तरीके से रखते हैं, तो ये चीज़ सपोर्टिंग तो होती है। लेकिन ये जो पोजीशनें हैं
जाहिर है ये किसी की मीरास नहीं होती। और क्रिकेट में तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। आप ये देखें, पहले सचिन तेंदुलकर का होता था, ब्रायन लारा का होता था, हनीफ मोहम्मद का होता था, क्रिस गेल हो गए, ब्रेडमैन हो गए, लेकिन आप ये देखें कि धीरे धीरे और भी बहुत सारे नाम हैं कि उनके रिकॉर्ड जो है वो टूटते चले गए और नए रिकॉर्ड जो हैं बनते चले गए। अच्छा, रह गई बात ये कि देखें, अभी बाबर आजम ने क्रिकेट छोड़ी नहीं है, बल्कि वो अपने क्रिकेट के उरूज पे हैं। इसी तरह शहनशाह आफरीदी अगर वो नंबर 5 पे भी आ गए हैं तो वो भी अपने उरूज पे हैं, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि तारीख की बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। और उसका सबूत ये है कि वो फास्टेस्ट मतलब पहली मतलब 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले दुनिया क्रिकेट के खिलाड़ी क्रिकेट बॉलर हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये एजाज़ जो है कम नहीं होता। गो के मतलब हमारे दोनों खिलाड़ी जो पिछले हफ्ते तक नंबर 1 पोजीशन में मौजूद थे वो पीछे आ गए, लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह है कि चूंकि वो भी मार्केट में है, यानी वो खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी शरीक हैं, उन्होंने अभी यहाँ मैचेस भी खेल ले, उसके बाद भी खेल लें, तो यकीनन अगर वो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को और बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो वो अपनी पोजीशन को रिटेन कर सकते हैं। और देखें, मुकाबले की फ़ज़ा तो हमेशा कायम रहनी चाहिए। जब मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान जो है कुदरती तौर पर, अंदरूनी तौर पर, साइकोलॉजिकली वो अपनी मतलब जो एक मेहनत होती है ना, और जो एक जोश होता है, वलवला होता है, वो इंसान में कम होता चला जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक तरह से वेकअप कॉल भी होती हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे आ गई है तो अब आप और ज़्यादा मेहनत करें और पाकिस्तान को फिर उस मुकाम पे लेके आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर आजम या उनकी पोजीशन मतलब पीछे हो गई है तो इसमें कोई मतलब घबराने की या उसकी बात नहीं है। इन दोनों प्लेयर्स में इतनी कैपेबिलिटी भी है और इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी पोजीशन को दोबारा बेहतर बना सकते हैं। शहनशाह आफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे? एक हफ्ते कबल है ही नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हुए थे बॉलिंग रैंकिंग में और आईसीसी के, फिर अचानक वो 5वीं पोजीशन पे चले गए। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में कुछ दिनों तक वो टॉप लीडिंग बॉलर भी नजर आए इस वर्ल्ड कप के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे होते गए। ओवरऑल उनकी कारकर्दगी कैसी रही और फिर एक हफ्ते का सफर इनका आईसीसी रैंकिंग पे? देखें, ओवरऑल आपने बड़ा अच्छा मतलब क्वेश्चन किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें ना, तो हमारी जो टीम की पोजीशन अब अगर मगर की बेसाखियों तक आई है तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है मैं ये समझता हूँ उसमें जहाँ हमारे बॉलर्स ने बाज़ औक़ात बाज़ स्पेल और पैचेस में बहुत अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब बॉलिंग की, और उसमें सारे बॉलर शामिल हैं कि जब जब उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, शहनशाह आफरीदी भी हैं, हारिस भी हैं, और भी मतलब वसीम है जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो इन सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, हसन ने भी एक मौके पर अच्छी बॉलिंग की। लेकिन अगर आप ऑन द होल जितने भी अभी तक मैचेस हुए, अगर आप इसकी स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स का औसत निकालें तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट की दूसरी क्रिकेट टीमों के निस्बत हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किया जो वर्ल्ड कप में जिस तरह से हमें परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अगर नसीम शाह हमारी टीम के साथ होते, जिसके जाने की वजह से हमारी टीम का कॉम्बिनेशन जो है ना, मैं सिर्फ बॉलिंग का कॉम्बिनेशन नहीं कहूँगा, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन जो है उनके जाने की वजह से ख़राब हुआ और हमारी साइकोलॉजिकल हमारी टीम जो है वो बिल्कुल बैठ गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई नंबर 1 अगर एक खिलाड़ी जाता है तो नंबर 1 बैकअप हमारे पास नहीं था, जबकि दुनिया की दूसरी टीमों के खिलाफ अगर वो अपने खिलाड़ी चेंज करते हैं तो उनका नंबर 1 बैकअप मौजूद होता था। इसमें जो है गलती हमारे बेंच ऑफिशियल्स की है, जिनसे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले गलतियां हुई। जिस तरह से हमारी टीम को तैयार करना चाहिए था उस तरह से हमारी टीम तैयार नहीं हुई, और आपने ये देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी इंडियंस का डोमिनेशन है, और वो पाकिस्तान से मुतालिक ऐसे ऐसे शेड्यूल बनाते हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। आप ये देखें कि उन्होंने 2 साल 1.5 साल पहले ही पाकिस्तान को, उन्हें पता था कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और उन्होंने गर्म मौसम में इंडिया वो गर्म मौसम में श्रीलंका में हमारी टेस्ट सीरीज रख दी, और फिर उसी सियासत के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारा एशिया कप जो है वहां मतलब मुंतकिल करा दिए उसके ज़्यादातर मैचेस। उसमें हमारे खिलाड़ियों की ट्रैवलिंग कितनी हुई, कितनी थकन हुई। फिर ये कि हमने हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमारे खिलाड़ियों को लीग खेलने की भी इजाज़त दे दी। यानी हमारे जहन में ये बात थी नहीं कि भाई आप इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप उसकी तैयारी करें। दुनिया जो थी तैयारी कर रही थी, और हम जो है श्रीलंका के गर्म मौसम में जो इंडिया ने पॉलिसी बनाई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में रह के, उसका हम शिकार हो गए। शिकार होते हुए नजर
आ रहे थे। इसकी रियाज वजह से साहब, बड़ा जावेद मामला। साहब की तरफ चलते हैं। जावेद साहब, इसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे बाबर आजम की रैंकिंग या शहनशाह अफरीदी की रैंकिंग के हवाले से। क्या समझ रहे हैं आप कि 2.5 साल का एक जो, जिस तरह मैंने रियाज साहब से सवाल किया कि 2.5 साल का अरसा कम अरसा नहीं होता, एक बैटर्स के लिए इतने अरसे तक एक मुकाम पर बरजमा रहना कितनी अच्छी चीज़ थी पाकिस्तान के लिए, और ख़ुद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी बाबर आजम पर, लेकिन तनकीद बहुत होती रही इस वर्ल्ड कप के अंदर उन पर। जी मोइन भाई, ये आपको पता है 2.5 साल तक ये पोजीशन बरकरार रखना ये किसी बड़े प्लेयर का ही काम है। आईसीसी ऐसे ही नहीं नंबर 1 बना देती। और जो बाबर पे तनकीद करते थे, आज उनके हाथ एक चीज़ आ गई है और बाबर के खिलाफ तनकीद करने की। देखें, बाबर आजम अजीम प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है इस दौर का, और दुनिया में नंबर 1 प्लेयर चल रहा है। ये जो नंबर 1 वाली रैंकिंग है ना, इसमें चंद पॉइंट्स का फ़र्क है, 6 पॉइंट्स का फ़र्क अभी तक है। इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है हम आगे जो 2 से 3 मैच खेल लेंगे इंडिया में ही, तो मुझे लग रहा है कि वो फिर दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें हौसला, हिम्मत और उसके पास वो स्ट्रोक्स हैं कि वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जिनकी पोजीशन चली जाए और दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए। ये वाहिद बाबर आजम है। मुझे ये लग रहा है इसी टूर्नामेंट के एंड तक वापस आ जाएंगे, या जिस दिन घर के शेर कहीं बाहर खेलने गए तो ऑटोमेटिकली वो नीचे चले जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हो रही है। अजीब किस्म का वर्ल्ड कप चल रहा है। उस दिन आपने बांग्लादेश का श्रीलंका का भी मैच देखा, क्या इन्होंने इंतजामात किए हैं, इंतजामिया कहाँ है। टीम ऐसा कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ है कि हैंडशेक ना हो। श्रीलंका की टीम वहाँ जा रही है, बांग्लादेश की टीम यहाँ आ रही है। ये सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें इस टूर्नामेंट में हुई है। मुझे कोई इसमें इंतजामात में वो नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई ठहराव इस टूर्नामेंट में नज़र आया। अजीब सा पहला आईसीसी का इवेंट है जो मकसद इंडिया ने कह लें कि हाईजैक किया हुआ इंडिया ने, और अपनी मर्जी से सारे शेड्यूल बना रहे हैं, अपनी मर्जी से सारे मैचेस खिलाए उन्होंने। अपने मैचेस आखिरी में रख लिए हल्की टीमों से, मुख्तलिफ टीमों को घुमा घुमू के जो है ना, ये इंडिया क्रिकेट वालों ने अपने बिल्कुल लीग की तरह ही आप ये बात कर रहे चलाया हैं इंडिया के हवाले से, लेकिन इंडिया ने तो जो भी मैचेस खेले हैं वो उसका रिजल्ट आपके सामने है। तमाम ही टीमों को उन्होंने बेबस किया इस टूर्नामेंट के अंदर, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से। आप कह रहे हैं कि उन्हें उनकी मनमानियाँ की गई हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं नज़र आ रहा। परफॉर्मेंस ग्राउंड में नज़र आ रही है इंडियंस की आपको। आपसे मैंने इंडिया की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात नहीं की, मैं इस थ्रू और इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। जो मकसद इंडियन क्रिकेट नहीं, आपने कहा ना कि आईसीसी ने उनको शुरू में मैचेस लूज दे दिए, बाद में जो है टफ मैचेस जो है शुरू में दे दिए, लूज मैचेस बाद में दे दिए। ऐसा तो तकरीबन है, नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस तो वो लूज हो या लूज टीम के खिलाफ हो या हाई स्पीड वाली टीम के खिलाफ हो, परफॉर्मेंस तो उनकी ग्राउंड में नजर आ रही है। मोमेंटम बन जाता है ना टीम का, जब मोमेंटम बन जाता है फिर आपको पता वो ऊपर से ऊपर ही चला जाता है। ये इंडिया में खासी है, उसका घर चले बात है, ये कह रहे हैं कि लूज और है ये चीज है। लेकिन तो इस टूर्नामेंट जनूबी अफ्रीका भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। एक बेबस किया उनके बैटर्स को यहाँ पर इंडियन बॉलर्स ने, वो चीज तो आपको ग्राउंड्स में नजर आ रही है ना। साउथ अफ्रीका परफॉर्मेंस दिखा रही है। साउथ अफ्रीका तो रिकॉर्ड देख लेना इस वर्ल्ड कप में, जब भी वो चेस पे जा रही है वो तो हर टीम के सामने बेबस नजर आ रही है। चलिए, इतना तो बेबस नहीं थी कि इंडियन की बॉलिंग के सामने वो 83 रन पर। असल में देखें, जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं और जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, चाहे मैचेस पहले हों या बाद में हों, उससे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, ये तो हर जगह होता है और हमारे साथ तो हमेशा ज़्यादती होती रही है, लेकिन हमने इसी ज़्यादती के दौर में और उन लोगों के दरमियान जो हमसे ज़्यादती करते रहे हैं, मैंने पहले कहा ना कि इंडिया का डोमिनेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी और एशिया भी और अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में भी आप ये देखें कि DRS के बाद फैसले जो हैं वो इंडिया की मुखालिफ टीमों के खिलाफ गए। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है इंडिया की, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की बहैसियत टीम और उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में खिलाड़ियों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और खेल के हर शोबे में दी है। उनकी अटैकिंग अप्रोच आपके सामने थी, उनकी फिजिकल फिटनेस का लेवल आपके सामने था, उनकी मतलब आप प्रोफेशनल अप्रोच आपको जो है
हर चीज़ में नज़र आ रही थी, ग्राउंड के अंदर बाकायदा बोलती हुई नज़र आ रही थी। और आप ये देखें कि उनके बॉलर्स ने जिस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है वो ये ज़रूर है कि देखें उनको होम ग्राउंड का, होम क्राउड का, होम कंडीशंस का इजाफी एडवांटेज हासिल था। और ये होम दुनिया बोर्ड की- का भी कह लें सर, होम बोर्ड का भी और बिल्कुल होम बोर्ड का भी हासिल है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि डीआरएस और थर्ड अंपायर के फैसले भी उनके फेवर में थे। सारी चीजें सर उनके फेवर में जा रही थी। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि उनके खिलाड़ियों ने वो तमाम चीजें, एक दो फैसले जरूर थे ऐसे, और मतलब उस पर बात भी हो रही है, ऐसा नहीं कि उस पर बात हो रही, दुनिया के सामने डीआरएस के फैसले आप ये देखें ना, जो तबरेज शमसी था वो आउट था, हारिसा नहीं दिया गया। इसी तरह से जो अपना विराट कोहली जो आखिरी मैच था उनके बैट से गेंद लगी थी, बाकायदा डीआरएस में नजर आया सर। इवन के उनके बैट्समैन बोल्ड होने के बाद भी क्रीज पे खड़े रहते हैं, ये किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं सर? वो तो अपनी जगह, लेकिन मैं एक बात दूसरी के मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन उनको ये भी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो परफॉर्मेंस है मजमूई तौर पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब ये और बात है कि लोग, एक परसेप्शन है कि जी वो गेंद के अंदर कुछ ऐसा था, गेंद के अंदर कुछ ऐसा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, गेंद के अंदर कुछ नहीं है, वो उनकी एक्सपर्टीज थी। अच्छा, उसकी वजह ये है जावेद भाई कि शहजादा, उसकी वजह यह है कि देखो वो वहाँ पे मतलब जो आईपीएल हो रही है वो अपने ग्राउंड में मेरे ख्याल से उन्होंने 500-500 मैचेस खेले हैं, वो अपनी विकेटों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और होम कंडीशंस का यही तो फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीआरएस के फैसले जो है उनको फेवर नहीं किया है, थर्ड अंपायर ने भी उनको फेवर किया है, विकेटें भी उनकी मतलब के मुताबिक बनी हुई होंगी, लेकिन यार उन्होंने परफॉर्म तो किया है ना। उनकी परफॉर्मेंस पे तो आप देखें ना कि हर खिलाड़ी ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये है कि यही विकेटें जो है ना ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जैसी बना दें, देखें साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका जैसी बना दें। उन्होंने जो अपने मैचेस खेले हैं उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है। जावेद भाई, जब हम न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां पे हमें विकेटों पे घास होती है, इतनी स्विंग होती है गेंद कि हमारे बॉलर्स नहीं कर सकते, तो ये तो एडवांटेज हर एक को हासिल होता है। आप ये नहीं देखा कि पिछले जनूबी अफ्रीका की बैटिंग क्लैप्स कर गई है। अगर हम देखें तो वही विकेट पे मैच हुआ था ना, विकेट तो चेंज नहीं थी। हमें जो हासिल था एडवांटेज, हमने पिंडी की विकेटें बनाई थी, अपने हिसाब से बनाई थी, लेकिन उसमें भी वो कामयाब हो गया। तो मकसद ये कि आप जो काम करते हैं, आपकी इतनी स्पेशलिटी नहीं होती कि आप जो अपनी विकेटें जिस अंदाज से बनाई हैं उस पर काम से कर सकें। तो भाई अगर मतलब एक काम आपने विकेटें बनाई तो उस पर खेलें, उनके तो मतलब खिलाड़ी बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बैट्समैन भी अच्छी कर रहे हैं, अपने मन के मुताबिक विकेटें बनाई तो उनके बॉलर्स भी वहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बैटर्स भी वहीं परफॉर्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 326 रन बना दिए और साउथ अफ्रीका 83 रन पे आउट हो गई, ऐसे ही हुआ। इसी विकेट पे मैच हुआ, इसी विकेट पे मैच नहीं हुई थी ना, उसी पे बैट इंडियन बैटर्स के जो बॉलर्स हैं, साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं, आया कि उनके पास स्विंग नहीं, उन्हें बॉल नहीं कराना आती, जैसे इंडिया के बॉलर्स करा रहे थे। तो आप समझते उन्होंने रीड किया ना, विकेट को रीड किया। उनके बॉलर्स ओवरऑल इस टूर्नामेंट में बिल्कुल विकेट को रीड कर बॉल कर रहे हैं। रीड करवा कर दी जाती है, पढ़ा कर दी जाती है कि ये विकेट ऐसी होगी, ये विकेट ऐसी होगी। जेंसर जैसा यार फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका का किसी को हिलने नहीं दे रहा, उसको निकल के छक्के लग रहे थे। उस विकेट क्वालिटी है ना, क्वालिटी तो इंडियन मकसद आप ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर जो है वो बॉलर नहीं, सिर्फ इंडिया बॉलर जरूर है, लेकिन परफॉर्म विकेट के लिहाज से नहीं कर रहे उस विकेट पे। अगर हम देखें तो जिस अंदाज में फखर खेल लेते, कल मैक्सवेल की आप इनिंग देख लें, बिल्कुल आप कहेंगे कि फिर ये विकेट ही चेंज नजर आ रही है आपको। बैटिंग पे ना जाए, उसको और इसको ना मिलाए। हम तो क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट जो है ना, ये भाई इवेंट तो ये आईसीसी का है, उनकी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें भाईजान। हम इस पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप चाह रहे हैं कि विकेट है क्योंकि इंडिया के मन के मुताबिक है, दीगर टीम नहीं खेलने आई है। आईसीसी को विकेट बनाना चाहिए जैसी आईसीसी चाह रहा है, ये नहीं जैसी मैं चाह रहा हूं वैसी बना कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी विकेट पे तो एक सीधी सी बात है, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि इसी विकेट पर 326 रन स्कोर हो रहा है। दुनिया की दोनों बेहतरीन टीमें खेल रही है, दुनिया के दोनों तरफ बेहतरीन बैटर मौजूद है। अगर बॉलर भी मौजूद थे, बॉलर मौजूद, दिक्कत क्यों नहीं रन कर सके आपके? नहीं, देखे ना आज किए ना इंग्लैंड ने रन किए ना, 339 बनाए। और आप ये देखें कि उनके जो बेन स्टोक है उसने 108 रन बनाए, डेविड माला ने 74 रन बनाए, 87 रन किए, मतलब मैलान ने 87 रन किए।
87 किए, फिर 51 बनाए 45 बॉलर में, तो देखें रन तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैक्सवेल की जो आप देखें, जिसने कल मतलब 201 रन बनाए, उसने सिवाय पाकिस्तान के हर मैच में उसने रन बनाए। उसने जो है मतलब 106 रन नेदरलैंड के खिलाफ बनाए थे, इसी तरह 41 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 31 रन जो है श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला, तो इसका मतलब ये कि उसमें क्वालिटी थी। और तो वो कोई भी विकेटें थी जिसकी क्वालिटी आप देखें ना, जो उसकी एक्सपर्टीज थी उसने शो की ना। कहने का मतलब देखो, इब्राहिम जरदान जो पहली मरतबा अफगानिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाई गई है, तो ये कोई कम अहम बात है, इन्हीं विकेटों पे बन रही है। तो जिन रियाज भाई इन्हीं विकेटों पे बन रही है। इब्राहिम जरदान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली अफगानिस्तान की तरफ से, पहला 100 कर दिया है वर्ल्ड कप में, वो भी, और चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई करवा दिया उसने। लेकिन जो इनिंग्स थी मैक्सवेल की, उसने ये सारी चीजें दबा दी। आपने जब 7 आउट कर लिए, सब कुछ आपके हक में जा रहा, उसके बाद आप मैच नहीं पकड़ सके। इतने बड़े बड़े नाम आपके पास, राशिद, मुजीब, शाहिदी, गुरबाज, ये सारे आप ये कहां चले गए? जिस किस्म के बल्ले अगर चल रहे थे मैक्सवेल के, जहां मर्जी वो शॉट खेल लेते, वहीं बाउंड्री। यार भाई, जब वो आपको पता उनके क्रैप आ गए थे, तो वो सिर्फ खड़े खड़े खेल रहे थे। उस टाइम पे उसको कोई स्ट्रेटेजी बना लेते, उस टाइम पे आप यॉर्कर मार लेकिन ना तजुर्बेकारी जो है ना, ये अफगानिस्तान को ले लूंगी। क्योंकि ये जो है ना, एक बात मैं और करूंगा, जाहिर है अभी इंग्लैंड और नेदरलैंड पे तो आएंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा, जो एंजेलो मैथ्यूज ने जो के साथ हुआ है बेचारे के साथ, और जिस तरह शकीब अल हसन ने मतलब गैर इखलाकी, हालांकि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन खेल है, ऑलराउंडर नंबर 1 है, ऑलराउंडर नंबर 1 है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बदइखलाकी का मुजाहरा किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट का जहाँ उसके हवाले से, मैक्सवेल के हवाले से एक तारीख साज दिन था, वहाँ अगर वो वाला जो दिन था जिस तरह से शकीब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज के साथ, मतलब वो जो कानून है टाइम आउट का, वो ये है कि विद इन 2 मिनट्स जो है बैट्समैन को वहाँ पहुँचना होता है। अच्छा, वो पहुँच तो गए थे, लेकिन पहली गेंद वो हेलमेट मतलब उनका नहीं बन रहा था, वो खराब था, पहुंच गए, अंपायर से गार्ड ले रहे थे, जब उन्होंने देखा स्ट्रिप टूटी हेलमेट की, तो ऑटोमेटिकली वो तो हेलमेट मंगवा रहा था, वो तो हो गया केस खत्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने इस चैनल की तवज्जो से पहली मरतबा आईसीसी से भी कहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहेंगे कि इस तरह के कवानीन, जिस तरह के वो अमेंडमेंट करते रहते हैं, बहुत से कवानीन मतलब आगे पीछे करते हैं, तो इस कानून को अब इस तरह से चेंज करना चाहिए कि बजाय इसके कि आप 2 मिनट का टाइम रखें और खिलाड़ी अगर ना आ सके, तो जिस तरह आप दूसरी चीज़ों पर जुर्माना करते हैं ना कि जी बॉलें कम कराई हैं तो जुर्माना हो गया, खिलाड़ी नहीं किया जुर्माना, या तो जुर्माना उस पर कर दें, और या फिर ऐसा करें कि अगले मैच में उस खिलाड़ी को कहें जी वो टीम में शामिल नहीं होगा। लेकिन ये जो कानून है कि आदमी क्रीज पे आ गया है बैट्समैन और उसको जो है खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस कानून से ज्यादा जो है ये बदइखलाकी शकीब अल हसन की, अगर वो यहीं पे अच्छे मुजाहरा करते तो उनका नाम जो है सुनहरी हरूफ में लिखा जाता। लेकिन जिस तरह की उन्होंने हरकत की है वो एक स्याह दिन के तौर पर याद रहेगा। हालांकि आप देखें कि बांग्लादेश की टीम जीत गई, उनको उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो उन्होंने बदइखलाकी की है वो तारीख की किताबों में लिखी गई है। ये ऐसी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि ये जेंटलमैन खेल है और इस खेल में जो है इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने देखा कि एक अफगान बॉलर ने भी शादाब खान को रन आउट किया था, वो जब ले गया था। हालांकि हमने इसी मतलब दुनिया के क्रिकेट में देखा है कि बहुत सी दफे ऐसा हुआ कि इस तरह की सिचुएशन आई, और मैंने वेस्ट इंडीज का बॉलर था कैटले एमरोज, हमने उसको देखा आज से कोई 15-20 साल पहले कि उसने आउट किया, लेकिन फिर उसने बैट्समैन को बुला लिया। इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को देखा, इंग्लैंड के बॉलर्स को देखा कि वो बता तो, अरे सर हमारे साबिक कप्तान 2-3 दफा प्लेस को बुलाते रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसालें हमारे पास है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जिस तरीके से ये कह रहे हैं नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 बॉलर, आईसीसी को चाहिए कि नंबर 1 अच्छे इखलाक का जो कप्तान है इसका भी ऐलान करना चाहिए कि इस टीम का ये कप्तान है, इसका इखलाक सबसे आला था इस टूर्नामेंट में या इस सीरीज में। ये भी होना चाहिए कम से कम, इनको इखलाक का तो पता चले, इन्हें अपने इखलाक का मेयार का ही नहीं पता। भाई आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, आपका ये इखलाक है ग्राउंड के अंदर एक बंदा आपसे कह रहा है कि यार अंपायरों ने तो कप्तान पे डाल दी कि आप उनसे जाके बात कर लें, अगर वो कहते हैं अपील से वो विड्रॉ होते तो आप खेल लें। चलें, ये तो मैच के हवाले से आज जो मैच खेला जा रहा है इस वक्त 32 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। रियाज साहब कैसा देखते हैं टारगेट, आपको ऐसा लगता है कि हॉलैंड चेस कर लेगी, क्योंकि इससे कबल भी हॉलैंड ने एक मैच जीता है? देखें हॉलैंड की टीम जो नीदरलैंड के ऑफिशियली यहाँ पर मौजूद है, उनके खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़, और वो डार्क हॉर्स के नाम से मशहूर हैं,
खुद पाकिस्तान ने जब वहाँ पिछले साल सीरीज़ खेली थी इनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ये मतलब एक मैच तो आसानी से जीता था, वो 2 मैच बड़ी मुश्किल से जीते थे। इसी तरह से आप देखें इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हैरान किया है, गो कि वो 7 में से सिर्फ 2 ही मैच जीत सकें, लेकिन आज जो है उन्होंने शुरू में तो काबू किया हुआ था, लेकिन फिर बाद में जो है ज़ाहिर है इंग्लिश बैट्समैन जो है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरह से मतलब उनके बैट्समैन ने 100 रन बनाए वो मार्केट ला रहे हैं कि एक ऐसे मौके पे जबकि 91 में 7 खिलाड़ी आउट हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने मतलब ये कि बेहतरीन सेंचुरी भी स्कोर की। तो अफगानिस्तान अगर आप कंपैरिजन करें ना तो टोटल अभी तक 6 मैचेस हुए हैं इनके दरमियान और उसमें से 3 मैचेस जो हैं वर्ल्ड कप में हैं, लेकिन 6 के 6 मैचेस 3 वर्ल्ड कप के और 3 वो 6 के 6 मैचेस जो है वो इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब रही है। और आप ये देखें कि जो सबसे पहला मैच हुआ था ना इंग्लैंड का और अपना इसका नेदरलैंड का, वो जो 1996 का जो वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में, तो ये अरबाब न्याज स्टेडियम में इन दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच हुआ था। इसी तरह दूसरा मैच इनका हुआ था 2003 का जो वर्ल्ड कप था जो लंदन इंग्लैंड में हुआ था उसमें हुआ था, और फिर उसके बाद 2011 में जो मतलब इंडिया में हुआ था इंडिया में। तो लेकिन रियाज भाई आपको तीसरा मैच क्रेडिट वहाँ देना होगा नेदरलैंड की टीम को कि देखे इंग्लैंड जैसी टॉप की टीम जो है उसका आ गया, बांग्लादेश का आ गया, श्रीलंका का आ गया कि टूर्नामेंट से आउट हो गई। नेदरलैंड की टीम आज तक जो है ना वो अपनी बका की जंग लड़ रही है, बका की जंग अभी लड़ तक रही है। ये नहीं बका कहा की कि जंग की तो बात वो वर्ल्ड कप से आउट हो गई। इंग्लैंड की, लेकिन थोड़ी सी बात हम अपनी पाकिस्तानी टीम की भी कर लें। आज प्रैक्टिस सेशन हुआ पाकिस्तान का, हारिस से वापस आ गए प्रैक्टिस सेशन में, साथ साथ शादाब भी जो मुकम्मल तौर पर फिट होकर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। गो के नवाज, इब्रार और एक और प्लेयर है वही प्रैक्टिस सेशन में आज मौजूद नहीं थे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब नवाज का भी कैरियर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? मैं तो ये कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि नवाज का कैरियर ख़त्म हो गया भाई। ये अभी सिर्फ हमारी जो PSL चलेगी ये उसी में ही खेलेंगे। हमारे 3 से 4 लड़के आप ये वर्ल्ड कप ख़त्म होने दें, आपको नज़र नहीं आएंगे नेशनल टीम में, ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। वो 3 से 4 प्लेयर नहीं चले 3 से 4 प्लेयर। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब प्रैक्टिस सेशन भरपूर अंदाज में किया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच 11 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन उससे कबल 9 तारीख को न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि फोरकास्ट यही आ रही है कि वहाँ पर बारिश के इम्कान तकरीबन 90% है, अगर मैच नहीं होता तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज हासिल हो जाएगा कि सिर्फ पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देनी है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उससे कबल लेकिन अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की टीम भी है इस मार्के में सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल है। अगर सेमीफाइनल एक और मैच है अफगान टीम जीत लेती है इस टूर्नामेंट में तो रन रेट पे मसाइल आ जाएंगे। आप समझते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को हासिल है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है प्लस पॉइंट पर है रन रेट पर। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के मैच से एक दिन पहले मैच हो रहा है और जिसमें फोरकास्ट है बारिश की, तो देखें बहैसियत बीइंग पाकिस्तानी हम तो चाहेंगे कि बारिश हो और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले ताकि हमें उसका फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप एक मतलब जर्नलिस्ट या एनालिस्ट की हैसियत से बात करेंगे तो उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि गेम वो जो मैच हो वो आखिरी गेंद तक हो और पता चले कि भाई कौन सी टीम जो है प्रोफेशनली है और वो आ सकती है। लेकिन ये तो खैर अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी ये होगी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से अपना मैच जीते और फिर अफगानिस्तान की टीम जिसकी बात कर रहे हैं आप जो लाइन में है उसके यकीनन रन रेट जो है वो हमसे निस्बतन कम है। अभी जो है सिर्फ पाकिस्तान की जो 5 टीमें हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ये प्लस है फिगर है और बाकी सारी टीमों की जो है वो माइनस में है। तो ये एक पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होगा और पाकिस्तान को जो है मतलब अगर इन दोनों टीमों को मौसम की ख़राबी की वजह से एक एक पॉइंट मिल जाता है तो फिर तो पाकिस्तान की, और अफगानिस्तान अगर हार जाती है तो फिर पाकिस्तान जो है वो कितने ही रन से जीते, वरना फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जो है 130 रन की वाज़े बरतरी से जीतना पड़ेगा। तो ये एक पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है। लेकिन शहजादा देखें दुनिया में मतलब अभी जब से वर्ल्ड कप हो रहा है हमेशा पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती, 3-4 मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीती है। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम है जो 5 मरतबा जीती है, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ 2-2 मरतबा, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड 1-1 मरतबा। और इंग्लैंड जहाँ से क्रिकेट शुरू हुई है उन्होंने जो है 70 साल के बाद 2019 का वर्ल्ड कप जीता था, इससे पहले वो नहीं जीत सके थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है हमारी टीम ने परफॉर्मेंस जो है अभी तक
वो नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी भी हमारी टीम का चांस है। खुदा करे कि मतलब भारत की सरजमीन में कोई ऐसा मौजूद हो जाए सेमीफाइनल और फिर हमारी टीम फाइनल खेले और वहाँ पे पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराए, ये तो हमारी तमन्ना है। लेकिन बहैसियत एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हम ये कहेंगे प्रोफेशनल के तौर पे मतलब मैचेस होने चाहिए। लेकिन शहजादा अब जो सबसे ज़्यादा अब जिम्मेदारी आएगी ना, वो इस वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी, हमारे खिलाड़ियों ने क्या दी, वो तो एक अलग बात है, कौन से खिलाड़ी रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसको मतलब कामयाब बनाना है, और उस पर मतलब ये कि हमें ये इस तरह से दुनिया में अपने आप को साबित करना है, कोई एशिया कप की तरह उस पर कोई शबखून ना मारे और वो कहीं खुदा न खास्ता ना हाइब्रिड मॉडल पे ना चला जाए। हम इसीलिए कहा करते थे कि आप अगर अपने मतलब मकसद में सच्चे हैं, मेरिट पे हैं, सही हैं, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि आपके साथ ये गलत हुआ है। और इंडिया के मीडिया पे अभी से बात आनी शुरू हो गई है कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबूताज करने की कोशिश है और पाकिस्तान को अब यहाँ से इसमें तो थोड़ा सा वक्त करना होगा। वक्त है, लेकिन इस वक्त को हमें पॉजिटिव सही तरह से इस्तेमाल करना है। एक साल रह गया जब हमने तांबा अगर देखें तो तोड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखें तो पहली दफ़ा हम अटैकिंग गेम की तरफ गए और जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। रिदम का आप समझते हैं कि यहीं से जोड़ना चाहिए अब पाकिस्तान को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जिस किस्म की अटैकिंग क्रिकेट खेली थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़? बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने मोमेंटम जहां से छोड़ा था वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ना वो क्रिकेट चली गई। आप समझ रहे हैं ना कि शुरू में हम लोग 15 से 20 ओवर जो है ना सिंगल डबल पे जाए, वो खत्म। अब आपके पेस में जो उस दिन फखर ने इनिंग्स के लिए बाबर टच में आ गया, तो समझे कि इनमें सब में करंट दौड़ जाएगा। आपको टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, मिडल, सार बैटिंग सब कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। अब्दुल्ला शफीक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फखर पे तो है, बाबर पे है। साउथ शकील ने जो है ना इस टूर्नामेंट में मकसद जो उसका नाम था, जो उसका कलर था, ऑफ कलर से नजर आए। इसमें कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं है। बड़ी इनिंग 2 से 3 दफा उनको जो है ऐसा मौका मिला, ऐसा स्टेज मिला जहां वो 100 भी कर सकते थे, 150 भी कर सकते थे। और दूसरी रही बात, आप बारिश कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के मैच में और श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाए। भाई बारिश ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुझे ये नजर आ रहा है कि श्रीलंका जो जिस तरह के उन्होंने बोर्ड को उड़ा के रख दिया था गवर्नमेंट ने, और फिर अपील कोर्ट ने उस बोर्ड को बहाल कर दिया, मुझे लगता है इसी तरह श्रीलंका जो है ना वो न्यूजीलैंड पे हावी होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जा रहा था आपसे पूछने कि क्योंकि मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ है। टीम में शादाब वापसी नज़र आ रही है, हारिस गो के मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है। किस तब्दीली को थोड़ा सा आप देख रहे हैं इससे मैच में? और फिर अगर हम साथ साथ देखें तो स्पिनर्स के लिए मोहम्मद नवाज़ का प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ना लेना, आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी इंजरी कहीं नज़र आ रही है उन्हें भी? देखिए नवाज़ वैसे तो मतलब हमारी दुआ है कि आइंदा बहुत अच्छा खेलें, पहले भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जब मौके आए हैं उनके खेलने के, उन्होंने कभी भी खेल के नहीं दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपने कहा कि वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे, तो यकीन वो नहीं होंगे, तो उनकी जगह फिर जाहिर है शादाब होंगे। तो हमने तो असल में शुरू से ही गलती की ना। हमें तो देखें हसन अली नो डाउट बहुत अच्छे हमारे बॉलर थे और मतलब उनकी जगह नहीं, हसन अली की जगह होगा शादाब। नवाज तो इन्हीं नहीं था पिछले मैच में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नवाज नहीं है तो जो भी उसका मुतबादिल बनेगा, 2-3 तो खिलाड़ी हैं जो सर आपने सिर्फ चेंज हसन अली को चेंज करके शादाब को लाना है। बाकी मैं ये देखें लड़के तो आप जो भी ले आए, जो आपके पास 1-2 हैं उन्हीं को आप कभी आगे कर देते हैं, एक को पीछे कर देते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि भाई मैच वाले दिन जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करें। मतलब ये कि जहाँ मतलब आप प्रेशर में होते हैं वहाँ पे अपनी चीज़ों को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहें और मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलें जिस तरह से अपने फ़खर जमान ने खेल के बताई है कि जब आप शुरू में जाते हैं ना तो शुरू के 2-3 ओवर जो सैम के खेलते हैं वो नहीं खेलने चाहिए। वहाँ आपको जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलें, तो आप जब बॉलर के ऊपर हावी हो जाएंगे तो बॉलर खुद बैकफुट पे चला जाएगा। इन्होंने बात की है सलमान आगा टीम के साथ मुंसलिक हुए हैं। अगर वो केरला 11 रुकनी स्क्वाड में सलमान अली आगा, पिछले अगर उनकी कारकर्दगी देखें
तो वनडे में बड़ी अच्छी वो दिखा रहे हैं। आप समझते हैं कि रोल उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उस मैच में जहां इंग्लैंड के खिलाफ खेल? बिल्कुल, देखें यही तो बड़ी बात होती है कि जब आपको एक मौका मिल जाए तो उस मौके को खिलाड़ी की इतनी मेंटल मतलब उसमें टफनेस लेवल होना चाहिए कि उस मौके से फ़ायदा उठाए। देखें वर्ल्ड कप में ये खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं जिन्हें इस तरह के मौके मिलते हैं, तो फिर उनको बिहेव भी फिर उसी तरह से करना चाहिए। आपको कोई एकदम से एक दिन की क्रिकेट खेल के थोड़ी लाके खड़ा किया गया है। आप ज़ाहिर है आपको पता होता है कि जी आप वर्ल्ड कप की टीम में जा रहे हैं, आपको चांस भी मिल सकता है, आप टीम में होंगे, जब मौका मिल जाए तो फिर मैं समझता हूँ ये खिलाड़ी की जिम्मेदारी है। ये वो तो है जो आप कह रहे हैं, उस तरह से होना चाहिए, जिम्मेदारी कबूल करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना चाहिए। अभी जो जावेद भाई बात कर रहे थे सऊद शकील के हवाले से, तो मैं यही तो कहना चाह रहा था, हमने पहले भी ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसी माफिया है जो कंट्रोल करती है उन खिलाड़ियों को जिनको उन्हें आइंदा कभी मतलब लॉन्ग रन में खेलते देखना नहीं चाहते। अब जैसे सऊद शकील थे, उनको आपने मतलब एतमाद को मुतज़लज़ल किया जब आपने उन्हें एशिया कप की टीम में नहीं रखा, और फिर उसके बाद आपने वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं रखा। रियाज भाई उसको छोड़ दें, वो पास में चली गई। देखें ये तो कोई बात करने की ना। देखिए मैं ये चाह रहा हूं सऊद शकील को 2 दफा जो स्टेज मिला है वहां आके स्कोर करे, और हमारी दुआ है कि वो स्कोर करे। इतना बड़ा प्लेयर है, अच्छी टेक्निक वाला प्लेयर है। मैं नहीं चाह रहा कि उससे परफॉर्म ना हो और इनको जवाब मिल जाए, जो जिस माफिया की आप बात कर रहे उसको जवाब मिल जाए कि सऊद नहीं कर सक रहा। मैं सिर्फ वही तो बात बताने चाह रहा हूं जो आप कह रहे थे ना कि सऊद ने नहीं खेला, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि उसको उसकी जिस तरह से उसके साथ हरकतें की गई 1-2 महीने में एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक, तो वही तो यही तो डीमोरलाइज करने का तरीका होता है नफ्सियाती, और क्या होता है। जब भी तो खिलाड़ी जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। लेकिन सऊद शकील हो गए या दूसरे जो खिलाड़ी हैं नए इमर्जिंग प्लेयर हैं, जैसे विकेट कीपर अपना क्या नाम है हारिस, वो भी नहीं विकेट कीपर हारिस जिसको लेके गए थे, हालांकि वो लेके तो सरफराज को जाना चाहिए था और इमाद वसीम को, तो वो भी अच्छा मतलब है और फ्यूचर में वो हमारे काम आएगा। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनको आप एतमाद दें, और कभी भी वर्ल्ड कप ये बड़े टूर्नामेंट में इमर्जिंग प्लेयर को लेके नहीं जाते जिस तरह से हारिस को लेके गए। यहाँ तो आपको तजुर्बेकार खिलाड़ी को लेके जाना चाहिए था। तो आपने मतलब टीम के कप्तान को भी और जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है उनको अपनी गलती को मानना चाहिए जो आपने गलती की। और फिर किसी और प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम में टाइम कम है। जय साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।